नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। नेपाल में तख्ता पलट होने जा रहा है। वहां के हालात ऐसे हैं कि युवा सड़कों पर है और जिस तरीके से त्राहिमाम मच रहा है वो तस्वीरें हम सब देख रहे हैं और निश्चित तौर पर दुनिया के सभी देशों की नजर इस वक्त नेपाल पर है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कैसे अमेरिका और चाइना एक दूसरे के सामने है नेपाल के बहाने, इस पर भी लगातार चर्चा की जा रही है। लेकिन क्या नेपाल में तख्ता पलट के साथ साथ टर्की में यानी तुर्की में भी इस तरीके के हालात बन रहे हैं? आखिर तुर्की में तख्ता पलट की आहट क्यों सुनाई दे रही है? क्यों एर्दोगन सरकार के उस फैसले पर बार बार सबकी नजरें जा रही हैं जिसमें उन्होंने भी अब से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया था, लेकिन वक्त रहते उनको समझ में आ गया कि ये उल्टा पड़ सकता है, तो उन्होंने अपने आदेश को वापस ले लिया। आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, एक आंकड़ा बताता है, जितना मैं रिसर्च कर रही थी, कि अगर सेना के लिहाज से देखा जाए तो तुर्की में कई बार तख्ता पलट करने की कोशिश की गई है। अगर बहुत साल पहले हम जाएंगे, और तख्ता पलट सफल भी रहा। 2016 में एक बार फिर से करने की कोशिश की गई थी, वो विफल रहा था। लेकिन अब जब हम 2025 में बैठे हैं, तो क्या एर्दोगन सरकार ऐसा कोई फैसला अब से कुछ दिन पहले लेने जा रही थी जिसके बाद नेपाल जैसे हालात हो सकते थे? टर्की का मौजूदा हालात जो है ना, वो बहुत विस्फोटक है। इकोनॉमी इज इन स्टैम्बल, डिप्रिसिएशन रेट ऑल टाइम हाई है, बेरोजगारी वहां बहुत है। और 8 सितंबर को वहां के भी लोग सड़कों पे उतरे थे 8 सितंबर और हंगामा कर रहे थे। किसी सितंबर 8 सितंबर, हाँ परसों। मैंने देखिए ग्रुप में भी विजुअल भेजे हैं उसके। वो अंकारा जो वहां का कैपिटल सिटी है ना, वहां पे उतरे थे। और गलती नेपाल और टर्की में एक ही अंतर आया कि नेपाल में सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया गया प्रदर्शन के बाद, और फिर वहां जब प्रदर्शन और विभत्स हुए तो वहां गोली चलवा दी गई। यहां पे क्या हुआ कि लोग तो यहां भी उतरे थे। इन्होंने सोचा भी कि सोशल मीडिया पे बैन लगा दें ताकि लोग, पता नहीं किसी ने इन्हें अच्छा एडवाइस दिया, बैन नहीं लगाया और कोशिश की कि डिफ्यूज कर दिया जाए उसको। ये करके मतलब एक दिन सिर्फ चला और उसके बाद वो खत्म हो गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। खतरा अभी और बढ़ गया है वहां पे। वहां दिक्कत यह है कि एर्दोगन को हटाने के लिए आंदोलन शुरू हो गया है। अच्छा, जो वहां का ये है, और बहुत शुरू हो गया है। आप जाके बहुत सारे विजुअल्स टर्की प्रोटेस्ट आप सिर्फ टाइप कीजिएगा, बहुत सारे कुछ मिलेगा उसमें। और वहां पे स्थिति ये आई, बार बार तीसरी बार ये कोशिश हो रही है। एक बार आपको याद होगा कि जब टर्की के लोग उतरे थे सड़कों पे इस बात के लिए, जैसे आर्मी ने वहां तख्ता पलट करने की कोशिश की और सड़कों पे लोग उतर गए और आर्मी के टैंक वगैरह के सामने जाके लेट गए कि नहीं करने देंगे तख्ता पलट, तो उस वक्त बच गया। दूसरी ये तीसरी कोशिश है। ये लोग कर रहे हैं। अब वहां आर्मी नहीं, लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट, और इसे तानाशाह सरकार वगैरह बता रहे हैं। एक चीज और है, इंटरेस्टिंग है, किक टर्की आउट ऑफ नाटो। ये आंदोलन यूरोप में मोमेंट पकड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि यूरोप के तमाम मीडिया हाउसेज और ये बता रहे हैं कि टर्की और आईएसआई एक दूसरे से लिंक्ड है, और जितना भी इस्लामिक कट्टरपंथी है टर्की उनका खलीफा बनना चाहता है। इस बात को लेकर यूरोप में असंतोष है। तो एक मोमेंट चलाया जा रहा है, किक टर्की आउट ऑफ नाटो। नाटो ही टर्की की शक्ति है। जिस दिन नाटो से बाहर हो गया ना, वो टर्की की हालत कैसी रही पता है? आज जो बहुत ज्यादा वेटेज वगैरह मिलता है ना, वो इसलिए मिलता है क्योंकि उसके पीछे नाटो खड़ा है। टर्की सोच रहा है कि हम ईरान जो शिया है उसको नहीं बनने, सऊदी है जो सुन्नी है उसको नहीं बनने देंगे, ईरान शिया है उसको नहीं बनने देंगे, हम बनेंगे खलीफा, ऑटोमन एम्पायर हमारा था। तो ये 3 देशों में आइडियोलॉजिकल लड़ाई भी है वहां पे। शिया का सिरमौर ईरान, सुन्नी का सिरमौर, सुन्नी को यह लगता है सऊदी अरब को कि मक्का मदीना हमारे पास है तो स्पिरिचुअल कैपिटल हम है, तो हमें सिरमौर बनना चाहिए। मुस्लिम जितना बनेंगे सब राष्ट्रों का, और ऑटोमन एम्पायर की वजह से टर्की को लगता है। तो ये एक लड़ाई है। जिस दिन नाटो से अलग हट गया ना,
ये टर्की उस दिन देखिए ऐसा क्या हालत लेकिन एर्दोगन के ऐसे कौन से फैसले हैं जिसको लोकतंत्र का अंत वहां के लोग बता रहे हैं और सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ज्यादातर इकोनॉमिक फैसले, इकोनॉमिक फैसले। वहां बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए हैं कि वहां का मतलब डिप्रिसिएशन रेट, मैंने कहा ना, रिकॉर्ड हाई पे है। पैसे की वैल्यू नहीं रही टर्की के पैसे की। आसपास के अरब देशों को देखिएगा तो सऊदी के पैसे की जो वैल्यू है, कतर की तो ऑयल जो प्रोड्यूसिंग नेशंस की वैल्यू है वो टर्की की नहीं है। दूसरी बात, टर्की जितने ये सब जो इमिग्रेशन जा रहे हैं, जो पाकिस्तान से नाव पर सवार होकर जो यूरोप में घुसने जाते हैं, वो टर्की के रास्ते जाते हैं। तो यूरोप की एक चिंता यह भी है कि ये तो इमिग्रेशन का गेटवे बना हुआ है। इटली के समुद्र तटों पर, फ्रांस में, जर्मनी में, ये सब टर्की के रास्ते जाते हैं। वो सप्लायर है मेन। तो यूरोप भी ये समझ रहा है। नहीं, इसके पीछे का एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि कुर्द समुदाय है और वहां जो ये समुदाय है इसके लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, ये नाराजगी भी है, ये लोग सड़कों पर उतरे, ये थ्योरी है क्या? ये अल्पसंख्यक है वहां कुर्द जो है ना, और अच्छी खासी संख्या में है। कुर्द लड़ाके हमेशा से आईएसआईएस के खिलाफ लड़ते रहे, इस्लामिक स्टेट के खिलाफ, इराक में भी, और जहां जहां ये है लड़ रहे हैं। टर्की में भी ये लड़ रहा है, और टर्की की जो सरकार है इस्लामिक, समझे, इस्लामिक स्टेट जो है, ये ऐसा आरोप लगता है कि वो फंडेड बाय सीआईए है और टर्की उसका साथ दे रहा है और कुर्द उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है कि एक तरफ आप यूरोप के साथ हो, नाटो के साथ हो, अमेरिका और सीआईए द्वारा बनाए गए आईएस का साथ दे रहे हो, और दूसरा ये कह रहे हो कि हम कुर्द मुसलमानों को मारकर और इस्लामिक साम्राज्य का हम ही सिरमौर बनेंगे। आप फिलिस्तीन का साथ नहीं देते हो लेकिन पाकिस्तान का साथ देते हो, ये कहते हो कि हम मुसलमान के साथ हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन है। लेकिन लोगों को सड़कों पर उतरना अलग अलग मुद्दों को लेकर, इकोनॉमिक क्राइसिस के खिलाफ, या फिर जिस तरीके से ये कुर्द समुदाय कह रहा है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि तख्ता पलट हो जाए? क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है कि श्रीलंका में जिस तरीके से हालात हुए, 1 महीने पहले तक किसी को नहीं पता था, आहट भी नहीं थी, संकेत भी नहीं थे। सेम वही बांग्लादेश, सेम वही नेपाल, बिल्कुल नहीं पता था कि एक दिन बाद ये स्थिति हो जाएगी। क्या तुर्की में ऐसा होना पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब सीआईए चाहे। सबसे बड़ा सवाल है कि सीआईए क्या चाहता है, क्योंकि जब तक सीआईए नहीं चाहता है, उसको अगर एर्दोगन पटा के रखते हैं, कुछ पर्क्स वगैरह दे के रखते हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर एर्दोगन ने कोशिश भी की रशिया और चाइना की तरफ टिल्ट करने की भी, हल्की सी भी, तो फिर इनका तख्ता पलट हो सकता है। क्योंकि सीआईए की अच्छी खासी पकड़ है, आईएस के आतंकी वहां अच्छा खासा जनाधार रखते हैं, कुर्द लड़ाके हैं, इकोनॉमी शैम्बल में है ही, बता ही दिया कि अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई है। बाकी सब कुछ पाकिस्तानी वहां रहते ही होंगे, तो सब क्रांतिकारी वहां मौजूद हैं ही। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि सीआईए ने क्या डिसाइड किया है। अगर उसने डिसाइड किया है कि अब एर्दोगन बहुत हो गया, दूसरे को लाना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, ठीक है। तो नेपाल के बाद तुर्की में भी किस तरीके के हालात बन रहे हैं, ये आपने जाना। फिलहाल शुक्रिया पंकज जी ये जानकारी देने के लिए। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।